अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। नापी है मुट्ठी भर जमीन अभी तो हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आगे चलते हैं हम हमारे इस जर्नी में इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के इस टॉपिक के ऊपर, जिसमें हम डीसी परिपथ एवं नियम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अभी हमने पढ़ लिया है किरचॉफ के नियम, ओम के नियम और लगभग थोड़े बहुत डीसी परिपथों के बारे में जाना है कि डीसी परिपथ कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से उसमें दोष होते हैं, फॉल्ट्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम थोड़ा सा बात करते हैं प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध करंट का सबसे बड़ा दुश्मन, मतलब धारा का दुश्मन। ठीक है, तो प्रतिरोध क्या है ये मैंने बताया था आपको, लगभग सबको पता है। प्रतिरोध जो है ये है हमारे धारा या करंट के प्रवाह में अवरोध। ठीक है, गति अवरोध यानी चाल में अवरोध उत्पन्न करने वाले को गतिरोध कहते हैं। धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करे उसको हम प्रतिरोध कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। ठीक है, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। देखिए, इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? इसका होता है ओम। क्या होता है? ओम। इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से बना लो, ओम होता है। ठीक है, इसको हम काय में नापते हैं? ओम में। और किस विधि द्वारा मापा जा सकता है इसको? ठीक है, इसको वोल्ट मीटर द्वारा भी हम माप सकते हैं। मल्टीमीटर आता है, रेजिस्टेंस आता है, ओम मीटर जो होता है हमारा। ठीक है, कौन सा होता है? ओम मीटर। ओम मीटर के द्वारा इसको हम नापते हैं, ये इसका मापक यंत्र है। ठीक है, मापक यंत्र क्या है इसका? ओम मीटर, जिसमें हम प्रतिरोध को मापते हैं। ठीक है, तो प्रतिरोध जो करंट या विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है, अवरोध उत्पन्न करता है, उसको हम प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ठीक है, इसको ओम से डिनोट करते हैं हम। और इसका जो डिनोट करने का जो आर प्रतीक चिन्ह क्या है? आर। ठीक है, रेजिस्टेंस। और मापक यंत्र इसका है ओम मीटर, इसको ओम मीटर में नापते हैं। देखिए, प्रतिरोध जो होता है हमारा वो हमारे किन किन कारकों पर निर्भर करता है कि प्रतिरोध वहां पर कैसा होगा, अच्छा होगा, खराब होगा। ठीक है, वो देखिए, वो हमेशा 3 कारकों पर निर्भर करता है। पहला करता है चालक की लंबाई। किस पर? चालक की लंबाई। ठीक है, तापमान। ठीक है, टेम्परेचर पर, तापमान पर। तीसरा होता है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, कोई भी चालक है, कोई भी कंडक्टर है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इन 3 कारकों पर प्रतिरोध डिपेंड करता है कि प्रतिरोध कितना होगा, ज्यादा होगा, कम होगा, किस कंडीशन में होगा। ठीक है, चालक की लंबाई। अब देखिए आप, चालक की लंबाई, प्रतिरोध जो होता है वो चालक की लंबाई के क्या होता है? समानुपात होता है। ठीक है, डायरेक्ट समानुपाती में या अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तापमान टेम्परेचर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, टेम्परेचर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अलग अलग कंडीशन में प्रतिरोध होते हैं। देखिए, जो हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं उनका अलग होता है, उनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। लेकिन जो हमारे नॉर्मल जो चालक होते हैं उनका तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध घट जाता है। ठीक है, बढ़ जाता है। ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी कि ए, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, इसके ये व्युत्क्रमानुपात होता है। अब देखिए, हम दोनों को रख देते हैं एक समीकरण में, तो R इज इक्वल प्रोपोर्शनल टू L बाय A। ठीक है, यानी कि जो रेजिस्टेंस होता है वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है और उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ पर एक नियतांक होता है, उसको हम बोलते हैं रो। ठीक है, रो L बाय A। ये जो होता है रो, ये होता है, मान के चलिए, इस पदार्थ की प्रकृति होती है, या फिर इसका एक विशिष्ट प्रतिरोध कह सकते हो आप। इसको क्या कह सकते हो? इसको विशिष्ट प्रतिरोध कह सकते हो। ठीक है, इसमें एक और कारक आता है पदार्थ की प्रकृति, जिसे हम टेम्परेचर को यहाँ पर नहीं करते हैं। अगर यहाँ पर प्रकृति पदार्थ की प्रकृति, ठीक है, यानी कि उसका विशिष्ट प्रतिरोध कितना है उस पर निर्भर, उसका प्रतिरोध भी उस पर ही निर्भर करता है, उसको बोलते हैं हम रो। ठीक है, तो ये हो गया प्रतिरोध। प्रतिरोध चालक की लंबाई पर डिपेंड करता है, चाल पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है, टेम्परेचर कई धातुओं का टेम्परेचर ऋणात्मक होता है,
ऋणात्मक का मतलब ये होता है कि अगर मैं उस प्रतिरोध या उस चालक का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो उसका प्रतिरोध कम हो जाएगा, उसको बोलते हैं ऋणात्मक प्रतिरोध, जो कि सेमीकंडक्टर्स में होता है। किसी किसी में प्रतिरोध बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर, ये टेम्परेचर हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, टेम्परेचर बढ़ाने पर उनका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, तो वहां होगा धनात्मक तापमान गुणांक। ठीक है, ताप गुणांक उनका धनात्मक होता है, वो होता है नॉर्मल धातुओं में, जैसे में तांबा आंबा ये होगा ना, इस प्रकार से इनका जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे इनका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, जिसमें धारा का मान कम हो जाता है। तो ये है मेरा प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध चालक की लंबाई पर, पदार्थ की प्रकृति पर, टेम्परेचर पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, उसके क्रॉस सेक्शनल जो एरिया होता है उस पर डिपेंड करता है। रो जो है एक नियतांक होता है जिसको विशिष्ट प्रतिरोध से, प्रतिरोध को भी इससे दर्शाते हैं। ठीक है, तो हमारा सूत्र क्या बनेगा, रो अनुक्रमानुपात जो भी है L/A। ठीक है, अब देखिए प्रतिरोध के चिन्ह आप देख लीजिए, एग्जाम में कई प्रकार से प्रतिरोध, इस प्रकार से भी आता है प्रतिरोध। ठीक है, इस प्रकार से लिख देते हैं प्रतिरोध को, एक इस प्रकार से भी आता है प्रतिरोध। ठीक है, ये भी हमारा प्रतिरोध का ही निशान होता है। एक हमारा इस प्रकार से आ जाता है। ठीक है, ये इसको रियोस्टेट या प्रतिरोधक भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कहीं इस प्रकार के अगर चिन्ह आ जाए तो वो हमारे प्रतिरोधी होंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम नोट कर देते हैं इनको। तो ये हो गया हमारा प्रतिरोध। अब थोड़ा विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, ये तो हो गया प्रतिरोध। अब बात करेंगे हम विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में, जो रो होता है। देखिए विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध, देखिए विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध जो उसका, देखिए 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर लंबे, 1 सेंटीमीटर लंबे। ठीक है, लंबाई कितनी हो चालक की, 1 सेंटीमीटर हो, और 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर क्रॉस सेक्शनल एरिया, CSA, क्रॉस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, क्षेत्रफल वाले चालक का कुल प्रतिरोध, उसका क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध होगा। विशिष्ट प्रतिरोध को हम दर्शा, देखिए अभी मैंने आपको वो बताया था। ठीक है, R = रो L/A। यहाँ पर रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध ही है। ठीक है, तो रो को मैं इसके अपॉन में ले आऊंगा L/A। हमें रो का मान निकालना है, तो रो = क्या हो जाएगा, रो = हो जाएगा मेरा, देखिए रो = L/R A, 1/रो = इनको उल्टा कर दूंगा मैं, तो रो = RA/L। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर देखिए जो विशिष्ट प्रतिरोध है, ये क्या है मेरा रो, ये है मेरा विशिष्ट प्रतिरोध। क्या है मेरा विशिष्ट प्रतिरोध। देखिए इसका मात्रक क्या है, इसका मात्रक देखो इसी के अंदर, देखिए रेजिस्टेंस को क्या में नापते हैं हम, ओम में, इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, एरिया का नापते हैं हम ओम से, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर में, किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर में, और लंबाई को सेंटीमीटर में। ठीक है, तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, ओम सेंटीमीटर। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम सेंटीमीटर। ठीक है, प्रतिरोध का क्या होता है, ओम। ठीक है, इसका होता है ओम सेंटीमीटर। ओम सेंटीमीटर इसलिए होगा क्योंकि एक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। कोई भी तार है, उसका जो अंदर का ये भाग है, ये वाला, यहाँ से जैसे हम नींबू को काटते हैं ना, नींबू को काटने के बाद जो गोलाई बचती है ना, उसी को हम बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये जो अंदर है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यही है हमारा कटाक्ष क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे समझ गए आप, विशिष्ट प्रतिरोध जो होगा वो होगा 1 सेंटीमीटर लंबाई होगी उसकी, 1 सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वाले चालक तार का कुल प्रतिरोध, उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो से दर्शाते हैं। ठीक है, रो = RA/L, इसका मात्रक ओम सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ओम सेंटीमीटर होता है, ये होता है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध। मैंने आपको बताया था कि तापमान पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तापमान जो होता है, देखिए उसका अलग अलग चीजें होती हैं। अब जैसे मान के चलिए कोई हमारा प्रतिरोध है, ठीक है, उसके थोड़े से हम इसके अपन एक आध क्वेश्चन भी देख लेंगे, कोई क्वेश्चन अगर आता है तो। देखिए क्या होता है, तापमान विशिष्ट प्रतिरोध तो हो गया मेरा। यहाँ पर प्रतिरोध का तापमान से बहुत ज्यादा संबंध होता है, इससे जो टेम्परेचर होता है किसी चीज का वो। देखिए सबसे पहले हमने देख लिया कि उसकी लंबाई पर। ठीक है, ये मान के चलिए हमारी लंबाई हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर तापमान हो गया। देखिए जैसे जैसे मैं लंबाई बढ़ाऊंगा तो इसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से होता है। ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का उल्टा होता है। यहीं पे मैं इसको ऐसा कर दूं तो यहाँ पे इसका ये घट जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल, तापमान इसका कम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये इस प्रकार के वक्र है। अब हम थोड़ा तापमान की बात कर लेते हैं।
कि तापमान से क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए यहाँ पर प्रतिरोध में एक गुण होता है कि कुछ जो हमारी मिश्र धातुएं होती हैं, ठीक है, कुछ मिश्र धातुएं होती हैं जिनका तापमान बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैंने उनका तापमान, ये हो गया मेरा प्रतिरोध, तो यहाँ पर जैसे मैं इसका तापमान बढ़ाऊंगा इसका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। लेकिन कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जैसी मेरी यूरेका, कौन सी मिश्र धातुएं, यूरेका और मैग्नीन। देखिए यूरेका मैंने बताया था यहाँ पे 60% तांबा 40% निकिल से मिलकर बनी होती है। देखिए ये धातु का प्रयोग रेजिस्टेंस बनाने में ही प्रयोग किया जाता है। यूरेका धातु एक ऐसी धातु है जिसका तापमान के परिवर्तन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है क्योंकि यूरेका एक ऐसी धातु है, मिश्र धातु है तांबा और निकिल की, अगर मैं तापमान बढ़ाऊंगा तो भी उसका प्रतिरोध जो सा है, जो कंडीशन में है वैसा ही रहेगा। इसीलिए इन दोनों धातुओं के क्या बनाए जाते हैं, रिहोस्टेट बनाए जाते हैं या प्रतिरोधक बनाए जाते हैं, मैंने बताया था। तो देखिए तापमान, अब यहाँ पर देखिए धनात्मक तापमान होता है, एक ऋणात्मक तापमान होता है। वो कैसा होता है, धनात्मक तापमान का मतलब ये होता है अगर टेम्परेचर बढ़ाने के साथ में उसके रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस भी अगर बढ़ गया तो यहाँ पे मेरा धनात्मक ताप गुणांक होता है। क्या होता है, धनात्मक। अगर मेरे टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ अगर किसी भी चालक का रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है तो वो धनात्मक तापमान। अगर मान के चलिए किसी टेम्परेचर बढ़ाने से किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने से अगर उसका रेजिस्टेंस जो हो रहा है वो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो यहाँ पर इसको ऋणात्मक ताप गुणांक हम कहते हैं। तो ये थोड़ा सा आप नोट कर लेना कि दो चीजें होती हैं जिसमें कि टेम्परेचर अगर बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस यहाँ पर बढ़ेगा, उसको धनात्मक ताप गुणांक कहते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से अगर मान के चलिए उसका रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है, तो उसका ऋणात्मक तापमान गुणांक होता है। अधिकतर जो हमारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनमें कौन सा ताप गुणांक होता है, ऋणात्मक ताप गुणांक उनका होता है, क्योंकि उनमें हम जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं उसमें उनका जो रेजिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रतिरोध का टेम्परेचर से कनेक्शन। ठीक है, किस प्रकार से इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं जो हमारा रेजिस्टेंस या विशिष्ट प्रतिरोध के ऊपर एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, वो क्वेश्चन किस प्रकार से बनते। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास एक क्वेश्चन है विशिष्ट प्रतिरोध संबंधित, अगर क्वेश्चन हम करना है तो हम कर सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है 14 मीटर लंबे, ठीक है, लंबाई कितनी है 14 मीटर लंबे और 0.14 मीटर डायामीटर है उसका व्यास वाले, ठीक है, जिसका प्रतिरोध R कितना दिया है, जिसका प्रतिरोध दिया है मुझे उनने 2.5 ओम, 2.5 ओम वाले यूरेका तार है कोई सा, उसका हमें विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है, 14 मीटर लंबे, ठीक है, 14 मीटर लंबे 0.14 सेंटीमीटर डायामीटर वाले तार में जिसका रेजिस्टेंस 2.5 ओम है उसका विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो हमने देखिए यहाँ पर जो डायामीटर दिया है इसको हम पहले तो रेडियस में चेंज करेंगे। ठीक है, 0.14/2। अब देखिए विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र होता है RA/L होता है। यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। R का मान उन्होंने दिया है हमें यहाँ पर 2.5 दिया है, A का मान यहाँ पे नहीं दिया है हमें। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब क्षेत्रफल होता है, यहाँ पर देखिए गोलाई होती है πr²। क्या होगा यहाँ पर मेरा R का मान कितना दिया है मेरा 2.5 दिया है, A का मान होगा पाई का मान होगा 22/7 इंटू R² यानी कि 0.14/2 इंटू 0.14/2 डिवाइड बाय L का मान कितना दिया है 14। ठीक है, क्या दिया है 14। तो ये देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर 2.5 इंटू 22/7 इंटू 0.14/2 इंटू 0.14/2 और यहाँ पे इसको डिवाइड में 14 ये ऊपर आएगा, यहाँ पर जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 25.7 इंटू 10⁻⁻6 ओम सेंटीमीटर। क्या आएगा, क्योंकि देखिए विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई मैंने बताई थी आपको क्या होती है, ओम सेंटीमीटर होती है, रो। ठीक है, 25.7 10⁻⁻6 ओम सेंटीमीटर यहाँ पर होती है। ठीक है, अब चूंकि हमारा यहाँ पे मीटर में दिया हुआ था शायद इन्होंने, ठीक है 14 मीटर, तो यहाँ पर हम इसको मीटर में बदल लेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम
ठीक है, यहाँ पर हमारा एक शून्य और बढ़ जाएगा, 25.7 इंटू 10⁻⁷ ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये इस प्रकार से सॉल्यूशन आप कुल मिला के सूत्र में मान रख करके आप इस वाले सूत्र में मान रख करके आप सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम अब देखते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध हो गया हमारा, उससे संबंधित हमारे ये कुछ क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन इसमें आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आते हैं थोड़ा सा इस टॉपिक में आगे। इसमें हम बात करेंगे, ये तो हो गया प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। अब यहाँ पर देखिए प्रतिरोध का उल्टा क्या है? प्रतिरोध, देखिए यहाँ पर प्रतिरोध पढ़ा हमने, प्रतिरोध का उल्टा होता है क्या? चालकता। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा क्या होगा? विशिष्ट चालकता। क्या होगी? विशिष्ट चालकता। देखिए यहीं पे अंतर समझा देता हूं। प्रतिरोध यानी कि धारा के मान में, धारा के मार्ग में रुकावट, बट चालकता धारा को सुगमता प्रदान करता है। विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि उसका कुल प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता यानी उसकी विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा विशिष्ट चालकता, उसकी जो चालकता होती है उसको विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के विलोम होते हैं। जिस प्रकार से प्रतिरोध होता है उसी प्रकार से चालकता, यानी कि चालकता वहां होती है जो धारा को अपने में से गुजरने के लिए सुगमता प्रदान करती है, रुकावट बिल्कुल नहीं करती, सुगमता प्रदान करती है। इसको देखिए, चालकता को हम दर्शाते, देख लीजिए चालकता क्या होती है? प्रतिरोध का उल्टा। चालकता को दर्शाते हैं हम जी से, जी इज इक्वल टू 1/r। ठीक है, और इसका जो देखिए इसका मात्रक होता है हमारा मोह। ठीक है, मोह या सीमेन। क्या होता है? देखिए मोह, ओम का उल्टा होता है मोह। ठीक है, ओम देखा आपने? ओम, ओम का चिन्ह ऐसा बनता है, लेकिन इसका ऐसा बनता है, किसका? मोह का। ठीक है, तो ये इसका, इसको हम मोह या सीमेन से दर्शाते हैं। ठीक है, सीमेन, ये सीमेन ऐसा कैसा, ये हो गया मेरी चालकता। इसी में बता देता हूं मैं विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता को हम देखिए इसको जी से दर्शाते हैं, तो उसको हम दर्शाते हैं किससे? सिग्मा। किससे दर्शाते हैं हम? सिग्मा। सिग्मा का चिन्ह कैसा होता है? सिग्मा होता है ऐसा। ठीक है, तो यहां पर विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा क्या होगा? सिग्मा। मतलब इसी को उल्टा कर दिया उन्होंने, ऐसा था ऐसा कर दिया। ठीक है, अब इसका मात्रक देख लीजिए, इसका मात्रक होता है मोह प्रति सेंटीमीटर या सीमेन प्रति सेंटीमीटर। ठीक है, ये होगा, ये हो गई मेरी चालकता। ठीक है, क्या हो गई? ये मेरी चालकता, ये हो गई मेरी विशिष्ट चालकता। ठीक है, तो ये हो गई विशिष्ट चालकता को जी से हम नोट करते हैं, 1/r होता है प्रतिरोध का उल्टा। ठीक है, विक्रमानुपाती होता है। मोह या सीमेन इसके मात्रक होते हैं। ठीक है, विशिष्ट चालकता जो होती है विशिष्ट प्रतिरोध की भांति उसका उल्टा क्या होगा? विशिष्ट चालकता होगी। इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, ये है सिग्मा का निशान। ठीक है, इसकी जो इकाई होती है मोह प्रति सेंटीमीटर, क्योंकि अपॉन में, इसलिए प्रति का मतलब होता है अपॉन। ठीक है, तो मोह प्रति सेंटीमीटर और सीमेन प्रति सेंटीमीटर, इन दोनों में से दोनों इनकी ये प्रणाली में, एम केस प्रणाली में ये इसका मात्रक होता है। ठीक है, तो ये चालकता, ये हो गई हमारी विशिष्ट चालकता। इसको आप नोट जरूर करना, इसमें संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं, इनमें हम लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। चालकता देखिए आगे भी हम बहुत चीज पढ़ेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध भी आगे भी आएगा, चालकता, कंडक्टेंस, परमियंस, इंपिडेंस, ये सब कुछ आएगी, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये एक बेसिक है, पहले आप इसको जरूर नोट कर लें। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गए हमारे अब जो भी हमने पढ़ा है, चालकता, विशिष्ट चालकता, प्रतिरोध वगैरह। अब हम प्रतिरोधक के बारे में बात करेंगे। देखिए प्रतिरोध और प्रतिरोधक, मतलब प्रतिरोध तो हो गया धारा में जो प्रवाह में विद्युत अवरोध उत्पन्न करता है। प्रतिरोधक जो बना हुआ होता है ना प्रतिरोधक, ये इसको बोलते हैं प्रतिरोधक। ठीक है, इस प्रकार से जो बना हुआ होता है। तो ये प्रतिरोधक क्या होते हैं, किस तरह से बने होते हैं? देखिए प्रतिरोधक कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, मैं जनरली आपको बता देता हूं। प्रतिरोधक का जो एक चैप्टर है, इसी में जो टॉपिक है, प्रतिरोध का टॉपिक है, इसमें आप देखिए ज्यादा कुछ नहीं है, आपको एक सारणी दिख रही है अपनी स्क्रीन पर, दिख रही है।
कुछ नहीं है, सिर्फ ये सारणी आपको याद करना है, इसी में से क्वेश्चन आते हैं। देखिए इसमें साइड में लिखा भी हुआ है कि एमपीबी में कौन कौन से सन में कौन सा एग्जाम आ चुका है। इसमें देखिए सबसे पहले जो होता है हमारा, ये हमें याद होना चाहिए कि जो तीसरी पट्टी होती है, चौथी पट्टी होती है, वो किस किस चीज को डिनोट करती है। तो प्रतिरोधक कार्बन, देखिए कार्बन प्रतिरोध होता है, वायर बाउंड प्रतिरोधक होता है, ठीक है, नियत नियत मान प्रतिरोधक होता है, प्रत्यावर्ती मान प्रतिरोधक होता है, ठीक है, अलग अलग मान के प्रतिरोधक होते हैं। लेकिन हमें सबसे मेन है कि सारणी, इसी सारणी में से हमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं कि बताइए सुनहरा जो कलर है उसकी प्रतिरोधक, उसकी जो सहन सीमा क्या है, ठीक है, कोई कलर नहीं है तो उसकी सहन सीमा क्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अलग अलग आता है। तो आपको सिर्फ ये सारणी ही याद करना है, इसके अलावा इसमें कुछ भी करने के लिए वैसा नहीं है, ठीक है। आप ये सारणी अच्छे से देख लीजिए, इसको आप, इसकी आपकी बुक में भी ये होगी, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे तीसरी पट्टी मान के इसमें लिखा हुआ है, आप देखिए पहली पट्टी दर्शाती है बॉडी के लिए आंकिक, ये बॉडी के लिए आंकिक मान दर्शाती है। दूसरी पट्टी या सिरे के लिए आंकिक मान दर्शाती है। तीसरी पट्टी है जो, ठीक है, वो हमारा गुणक आंकिक मान दर्शाती है। चौथी पट्टी सहन सीमा, ठीक है, सहन सीमा दर्शाती है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं जो नीचे के जो तीन देख रहे हैं ना, आपको देख रहे हैं आप, एक सुनहरा कलर, एक सिल्वर कलर और एक कोई रंग नहीं, इसकी सहन सीमा बताता है। प्लस माइनस 5% होती है सुनहरे रंग की, प्लस माइनस 10% होती है आपकी सिल्वर की, और प्लस माइनस 20% होती है आपकी कोई कलर नहीं है, उसकी सहन सीमा ये कहलाती है, उसके लिए आंकिक मान होता है, ठीक है। तो प्रतिरोधकों में मेन चीज जो कार्बन प्रतिरोधक होते हैं हमारे, वायर बाउंड प्रतिरोधक होते हैं, उनके मान का अंकन इस तालिका में किया गया है। ये तालिका आप पढ़ लीजिए, ठीक है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको इस चैप्टर में ये होने वाला है, ठीक है। तो ये तालिका को आप देखते रहिए, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक दो क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे। तो अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं प्रतिरोधक। प्रतिरोधक के बारे में बता दिए, सारणी जो मैंने आपको बताई है वो सारणी आप बहुत ही अच्छे से उसको याद कर लेना या रट लेना, जैसे भी आप याद कर सके उसको आप कर लेना। उसमें एक शॉर्ट फॉर्म भी दिया रहता है नीचे कि जो कलर्स होते हैं उन कलर के आधार पे कौन किसका अंकिक मान क्या होता है क्या नहीं होता, वो तालिका यही तालिका आती है। बाकी आप उसमें कुछ मत देखिएगा, कुछ उसमें पढ़ने की अपने को इतनी आवश्यकता नहीं है। देखिए अब प्रतिरोधक के बारे में थोड़ी एक चीज पढ़ लेते हैं अपन, प्रतिरोधकों का संयोजन, ठीक है। प्रतिरोधकों के संयोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जब कोई हमारे पास आंकिक मान नहीं होता है, किसी भी प्रतिरोध का आंकिक मान नहीं होता है, तो हम बहुत सारे प्रतिरोधकों को जोड़ करके उनका एक आंकिक मान निकालते हैं। देखिए प्रतिरोधकों का संयोजन, प्रतिरोधकों का संयोजन, देखिए दो प्रकार का संयोजन होता है। एक होता है आपका श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है, श्रेणी में बताया था आपको। दूसरा कौन सा होता है हमारा? समांतर, समांतर संयोजन। देखिए श्रेणी क्रम संयोजन का मतलब ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये हमारा श्रेणी क्रम संयोजन हो गया। इसमें देखिए जो वोल्टेज होता है हमारा, देखिए धारा का मान आई से आई इसमें समान रहता है। जो वोल्टेज होगी हमारी, ठीक है, इसमें हमें टोटल वोल्टेज जो हमारे जो उभयनिष्ठ वोल्टेज ये है, इन तीनों का मान हमारा V1 प्लस V2 प्लस V3 ये होता है, ठीक है। टोटल जो होता है वो इसके पढ़ा है मैंने आपको इसके बारे में कि हमारे इन तीनों के मान के बराबर टोटल वोल्टेज हमारा ये यहाँ पर होता है, ठीक है। इसमें देखिए समांतर क्रम में क्या होता है, ये समांतर क्रम संयोजन है हमारा, ठीक है। इसमें हमारी वोल्टेज समान होती है लेकिन धारा का मान अलग, तो टोटल धारा हमारी क्या हो जाएगी? I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। इस प्रकार से देखिए ये होगा मेरा समांतर क्रम संयोजन, ये हो गया मेरा ये हो गया मेरा श्रेणी क्रम संयोजन, ये हो गया मेरा समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में मुझे वोल्टेज यहाँ पर अलग, वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होते हैं, ठीक है, धारा का मान समान होता है, इसलिए यहाँ पर जो टोटल वोल्टेज होगी वो कुल वोल्टेज ड्रॉपों के बराबर ही होगी। इसी प्रकार यहाँ पर आई का मान क्या होगा? यहाँ पर कुल जो करंट तीनों ब्रांचेस में जाएगी उन दोनों का योग टोटल धारा के बराबर ही होगा, ठीक है। वोल्टेज यहाँ पर एक समान रहता है सभी में, ठीक है। इनको देखिए V इक्वल टू आई आर हम ओम के नियम के द्वारा भी करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए I1 R1, I2 R2, I3 R3 इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर V बाय R होता है, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? VT लिखा है, ठीक है, V1 V R1 प्लस V2 R2 है ना, सॉरी यहाँ पे देखिए V इक्वल टू I1 R1, ठीक है, I नहीं सॉरी I होगा,
क्योंकि देखिए i का मान सेम होता है, यहाँ पर i का मान क्या होता है, सभी में i1 i2 नहीं होगा, i का मान सेम होगा, इसलिए i r2 प्लस i r3, ठीक है। v देखिए v का मान क्या होगा, v इक्वल टू आई आर होगा, तो यहाँ पर i r1 प्लस i r2 प्लस i r3 है, यहाँ पर i हमारा कॉमन हो जाएगा, तो कॉमन होने के बाद क्या होगा, आई आर इज इक्वल टू आई R1 प्लस R2 प्लस R3, आई साई कैंसिल, तो टोटल हमारा रेजिस्टेंस कितना हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। ये हमारा श्रेणी क्रम में हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा श्रेणी क्रम में हो जाएगा। समांतर क्रम में कैसा होगा, देखिए समांतर क्रम में क्या होगा, मेरा क्या दिया है समांतर क्रम में, I1 इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। देखिए ओम का नियम क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है, यहाँ पर I का मान क्या होगा, V बाय R होगा, यहाँ पर क्या होता है, वोल्टेज समान होता है, तो V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, I इज इक्वल टू V बाय I यहाँ पर हो जाएगा V बाय R, ठीक है। तो यहाँ पर V कॉमन आ जाएगा, V बाय R इज इक्वल टू V कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, तो V से V कैंसिल, तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये मेरा समांतर क्रम में संयोजन हो जाएगा। यानी कि इसका जो रेजिस्टेंस यहाँ पर होगा ना श्रेणी क्रम में, उनका रेजिस्टेंस जो होगा कुल रेजिस्टेंस के भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, मान बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो रेजिस्टेंस था उसका भी कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अपॉन में आ गया, ठीक है, बटे में आ गया। तो इस प्रकार से हम इसको करते हैं। ये चीज तो हमने बहुत पहले भी पढ़ी है फिजिक्स में कि श्रेणी क्रम संयोजन समांतर क्रम संयोजन में बटे में ये 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3 होता है। श्रेणी क्रम में डायरेक्ट RT इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। इस प्रकार से ये डायग्राम्स इनके होते हैं। तो ये चीज भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है, किस प्रकार से हम यहाँ पर देखिए, ये है हमारा समांतर क्रम का, ये वाला, ये हमारा समांतर क्रम का हो गया, ये हमारा श्रेणी क्रम का हो गया, ठीक है। इस प्रकार से इनको डिनोट करते हैं, क्योंकि इसमें वोल्टेज अलग अलग होती है, इसमें धारा अलग अलग होती है, इसमें धारा समान होती है, इसमें वोल्टेज समान होती है। तो उस प्रकार से हम उस ओम के नियम के द्वारा ही हम इसका प्रतिपादन करते हैं कि किस प्रकार से इसको हमें इसमें वैल्यू रखना है। तो ये हो गया प्रतिरोधकों का समांतर संयोजन और श्रेणी संयोजन। तो दोस्तों इसमें ज्यादा और कुछ पढ़ने के लिए है नहीं है ये चैप्टर, लगभग प्रतिरोधकों के बारे में, परिपथ के बारे में, उसके नियम भी हमने पढ़ लिए, किरचॉफ के नियम पढ़ लिए, ओम के नियम पढ़ लिए, ठीक है। इनका कई प्रकार के परीक्षण के एग्जाम्स आते हैं, तो पोस्ट ऑफिस बॉक्स वगैरह होता है, तो इस पे इतने ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है। यही मेन चीज जो मैंने आपको बताई है वही इस चैप्टर में से आती है। चैप्टर बहुत अच्छा है, इसका आप रिवीजन जरूर कर लीजिएगा एक बार, क्योंकि इस चैप्टर में से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं और एक बेसिक चैप्टर है डीसी थ्योरी के ऊपर। इसी के बाद हम जब ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे, जब अल्टरनेटर पढ़ेंगे, जब हम जनरेटर पढ़ेंगे, तो इसी ओम का नियम, किरचॉफ का नियम या हमारा फेराडे का नियम, ये सब नियम हमारे वहां पर काम करेंगे, ठीक है। तो ये काम अभी के लिए इतना ही। तो यहाँ पर हमारा जो डीसी परिपथ और संबंधित जो नियम है वो हमारा यहाँ पर समाप्त होता है चैप्टर, ठीक है। अब इस चैप्टर संबंधित जितने भी मेरे क्वेश्चन आंसर बनेंगे मैं उनका एक वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा, जिसको भी आप देख लीजिएगा। इसमें कुछ चीजें ऐसी थी जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया हमारा, तो उसमें कुछ नहीं है, आपको पता ही है व्हीटस्टोन ब्रिज P बाई Q इक्वल टू R बाई S होता है, तो उसमें से हालांकि क्वेश्चन इतने बनते नहीं है। जिन चैप्टर्स में से अभी तक क्वेश्चन एग्जाम्स में आ चुके हैं और जो हमें पढ़ना चाहिए रियल में, वही इसमें सब दिया हुआ है, ठीक है। तो तब तक के लिए आप मुझे विदा दीजिए, ठीक है। और YouTube में मेरा चैनल कृष्णा द इलेक्ट्रिशियन को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, ठीक है। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय हिंद, जय